बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। हमने तकरीबन काफ़ी देरी हो गया, महीना डेढ़ महीना हो गया लेक्चर 4 को अपलोड हुए, और स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि लेक्चर 5 अपलोड कर दें। हमारी तैयारी जो अभी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। मेरा यही ख्याल था कि अभी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आने में काफ़ी देर है, अक्टूबर में अभी रिज़ल्ट आना है, तो दैट्स वाई मैं इसीलिए नहीं थी लेक्चर्स बना रही, ताकि स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके यानी जैसे ही अपलोड करूँ तो स्टूडेंट्स साथ साथ सुने और स्टूडेंट्स के जो भी क्वेश्चन हों साथ साथ जो है मैं सोल्व आउट करूँ। बट अभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि अब आप लेक्चर शुरू करवा दें। वैसे भी आपका ये जो चैप्टर क्लास 12 का है ना सिलेबस इकोनॉमिक्स का, ये बहुत ज़्यादा थ्योरी बेस है, सो दैट्स वाई मैंने दोबारा सोचा कि नहीं अब कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि पेपर आने में यानी रिजल्ट आने में थोड़ा ही टाइम रह गया। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमने एतबारी ज़र के हालात देखने हैं आज। इसमें आपका जो चैप्टर्स है ना चैप्टर 2, इसमें से बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल सारे स्टूडेंट्स ने अभी ये नहीं कहना कि पेयरिंग स्कीम जो है वो अपलोड कर दें, बल्कि जो 2025 की मैंने अपलोड की हुई है ना चैनल पे, आप वही देखें, ठीक है। आप अगर सर्च करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेयरिंग स्कीम और 2025 बाय मियाँ अकेडमी सर्च करेंगे, कोई भी वीडियो बाय मियाँ अकेडमी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो वो आप सर्च करके देख लीजिएगा। अभी आपने फ़िलहाल 2025 की ही फॉलो करनी है। उसमें यानी शॉर्ट क्वेश्चंस कितने करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन सारा बताया हुआ है। और जब 2026 की फॉलो यानी मैं अपलोड करूँगी तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। सो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर 5 को। किताबी हिसाब क्या होता है, यानी मैं आम बातें ये किताबी हिसाब और ये जो आज का लेक्चर है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में से आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सो आपने चैप्टर 2 को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अच्छा, किताबी हिसाब और तहरीरी वादा, ये आपको यानी आम बातें हैं, यानी कोई भी एक टॉपिक है, आपने सिर्फ अपनी वर्डिंग में ही कोशिश करनी है कि आपको समझ आ जाए कि चीज़ है क्या। आप अपनी वर्डिंग में बाद में बेशक लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइनें हैं। मेन मकसद इसका किताबी हिसाब के क्या क्या है, जैसे हम फॉर एग्जांपल कोई एक शख्स है, वो गली मोहल्ले में रहता है, कहीं भी रहता है, ठीक है, और वो दुकानदार के पास आता है। फिलहाल अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो अपने जो है वो उसमें कोई दुकानदार ने रखा होगा कॉपी रजिस्टर वगैरह, उसमें अपना जो है हिसाब लिखवा देगा कि मैं ये चीज़ उधार लेके जा रहा हूँ, ये चीज़ लेके जा रहा हूँ, और जब उस शख्स के पास पैसे आएंगे तो वो उस दुकानदार को वापस कर देगा। दुकानदार क्या करेगा, रजिस्टर में से उसका नाम यानी उसकी चीज़ों वगैरह को काट देगा। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, अखराज किताबी हिसाब। ये है आपका कंप्लीट इसका 3 लाइनों का कॉन्सेप्ट। मैं पढ़ा भी देती हूँ, आपने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कोई भी हेडिंग हो उसका आपको मेन मकसद पता होगा कि ये है क्या चीज़, ठीक है। एतबारी ज़र की ये किस्म आम और सादा नोयत की होती है। आमतौर पर लोग गली मोहल्लों में दुकानदारों से अशिया उधार खरीद लेते हैं, जिनकी मालिक दुकानदार अपनी कॉपी या रजिस्टर वगैरह में लिख लेता है। जब उधार लेने वाले शख्स कुछ दिनों के बाद उधार की रकम दुकानदार को अदा करता है, तो दुकानदार अपने रजिस्टर कॉपी या खाते से उधार की रकम काट देता है। लिहाजा दुकानदारों के खातों में उधार दी जाने वाली रकम का अंदराज और इखराज, ये क्या कहलाता है, किताबी हिसाब कहलाता है। ये आपका मेन जो है ना इस टॉपिक का मकसद है। नेक्स्ट आ जाता है आपका तहरीरी वाला। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है। ये नहीं कि बस हो गया तो बस वीडियो को अगले लेक्चर लगा लें। आपने साथ में ये कॉन्सेप्ट बता के भी जाना है कमेंट सेक्शन में कि हुआ है क्लियर कि नहीं हुआ। अगर जिन स्टूडेंट्स का हुआ है तो वो यानी कोई ना कोई कमेंट करके जाया करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी हेल्प हो कि अगर दूसरे स्टूडेंट्स को समझ आ रही है तो मुझे क्यों नहीं आई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है तहरीरी वादा। एतबारी ज़र की इस किस्म के तहत कर्ज ख्वा यानी जिसने कर्ज देना है, यानी फॉर एग्जांपल मेरे से कोई कर्ज ले रहा है तो मैं क्या हूँ, कर्ज ख्वा, और जिसको मैं दे रही हूँ वो क्या होगा, मकरूज़। मकरूज़ के दरमियान उधार अशिया के लेन देन के मामले में मकरूज़ की तरफ से स्टाम्प पेपर या सादा कागज़ पर तहरीर लिखी जाती है कि कर्जदार तयशुदा माहदे के तहत मुकर्रर वक्त में उधार की रकम वापस कर देगा। सादा कागज़ पर लिखी गई इस तहरीर पर रसीदी टिकट भी सबत की जाती है, और ताकि ज़रूरत पड़ने पर कर्ज ख्वाह मकरूज़ के खिलाफ रकम की अदम अदायगी यानी ना देने की सूरत में कानूनी चाराजोई कर सके। इस तरह कर्ज ख्वाह और मकरूज़ के दरमियान उधार लेन देन का तहरीरी जो होता है ना वादा, इसको काबिल कबूल होता है। अच्छा, स्टाम्प पेपर की बात हुई है, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होंगे ये क्या चीज़ होती है। जैसे हमने कोई जगह लेनी हो ना, फॉर एग्जांपल मैंने कोई जगह है, कोई कितनी भी है, ठीक है, कनाल है, जितनी भी है, मैंने वो ख़रीदनी है। मैंने किसी शख्स को जो है वो यानी
इजाफी रकम दी, ठीक है, कि मैंने खरीदनी है, ठीक है, उसको मैंने एक रकम दे दी कि ये चीज़ मेरी हो गई है, ठीक है। लेकिन मैंने उसके लिए यानी फॉर एग्जांपल अगर 20 लाख की है तो मैंने 5 लाख उसको दे दिए, ठीक है। ये क्या है, मैंने उसको एक यानी रकम लिखवाई है। उसके लिए मैंने जो उसको रकम दी है कि वो अगला बंदा जो है मुकर ना जाए कि मैंने इसे दी है या नहीं दी, मैं क्या करूँगी, स्टाम्प पेपर बनवा लूँगी। स्टाम्प पेपर क्या होगा, 1000 वाला, 200 वाला, 1500 वाला स्टाम्प पेपर होते हैं, ठीक है। सो वो स्टाम्प पेपर अगर करवा लें तो एक यानी हमारे पास कानूनी चीज़ आ जाती है कि हमें पता हो कि इसने हम यानी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अगर बंदा अगला जो है ना मुकर जाए या कोई भी हो तो हम कानूनी जो है ना कार्रवाई इस पर कर सकते हैं। ये मेन मकसद होता है उस पर स्टाम्प पेपर का। नेक्स्ट आ जाता है चेक। ये जो ऊपर वाला है ना, ये वाला आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो अगर नहीं भी समझ आई तो इतना कंफ्यूज ना हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अच्छा, चेक क्या होता है? ये तो आम छोटे छोटे बच्चे को पता है कि चेक क्या होता है। चेक बैंकों में मानते जमा करवाने वाले अफराद के हुक्मनामे होते हैं जो वो चेक जारी करते वक्त अपने बैंकों के नाम लिखते हैं कि वो चेक पेश करने वाले को उस पर दर्जशुदा रकम उसकी जमाशुदा अमानत में से अदा करें। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल किसी से कोई चीज़ खरीदी है, मेरे बैंक में फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। 1 करोड़ रुपया है, मैंने क्या किया, 20 लाख की कोई चीज़ खरीदी है, मैं चेक जो है वो एक अगले मेरे पास यानी चेक बुक होगी, मैंने उस पर 20 लाख रुपए दर्ज किया, नीचे साइन वगैरह करके जो कंप्लीट यानी डेट वगैरह होती है सारा कुछ लिख दिया। अब अगले जिसको मैंने दिया है चेक, वो जाके मेरे वाले जहाँ पे मैंने यानी जिस बैंक का चेक होगा वो उसके पास जाएगा, उसको कहेगा ये चेक दिखाएगा, चेक वाले वो बैंक वाले क्या होंगे, वो चेक रख लेंगे और उसको उतनी रकम दे देंगे। यानी मैंने जो बैंक को जमा करवाई हुई है रकम, उसमें से वो जो रकम होगी 20 लाख रुपए वो अगले बंदे को दे देंगे। ये क्या होता है, चेक का मेन मकसद होता है, ठीक है। चेक की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि चेक जारी करने वाले के अकाउंट में चेक पर लिखी गई या उससे ज़्यादा रकम मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। ये नहीं कि मैं अगले बंदे को 2 करोड़ का चेक दे दूं तो बैंक वाले दे देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि जितनी मैंने दी होगी रकम बैंक को उतनी या उससे कम जो है वो उतनी या उससे ज़्यादा रकम जो है मेरे बैंक में मौजूद होनी चाहिए, ये बताया हुआ है, ठीक है। बैंक चेक के वजह से रकम की अदायगी का जिम्मेदार नहीं होगा। उसके अलावा चेक पर रकम का अंदराज, सही तारीख, अकाउंट नंबर, चेक जारी करने वाले के दस्तखत, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने कोई चेक जो है वो करना है तो उस पर क्या होगा कि मेरे साइन होंगे, उस पर डेट लिखी होगी, रकम कितनी है वो सारा कुछ, अकाउंट का नंबर, जितनी भी यानी चीज़ें होती हैं वो सारा कुछ होना चाहिए उस पर चेक पे, ठीक है। मुतस्करा लवाजमात की गलती या फुकदान यानी कमी चेक की अदायगी में मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपने साइन नहीं किए, ठीक है, अगले बंदे को मैं दे दूंगी तो वो चेक नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें गलतियां होंगी, इसका यानी कोई भी चीज़ अगर मैंने कम या ज़्यादा लिखी हुई है तो ये चेक की अदायगी जो है ना मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका हामिल चेक। नाम से आपने याद रखने हैं, यानी हामिल चेक फॉर एग्जांपल वर्ड यूज़ हुआ है ना तो आपको पता होना चाहिए कि हामिल चेक है क्या। बाकी आप अपने अंदर ये जो सारी लिखी हुई है ना, आप अपनी मर्जी से अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके सही होनी चाहिए वर्डिंग, ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट आपका ठीक हो। सो यही आपका यानी मेन इस पूरी बुक का मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हामिल चेक। आमतौर पर लोग बैंकों से रकम निकलवाने के लिए सबसे ज़्यादा हामिल चेकों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा आम लोग जो हैं वो यानी इसका हामिल चेक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा चेक है जो कोई भी बैंक को पेश करेगा, वो बैंक से रकम हासिल कर लेगा और बैंक रकम हासिल करने वाले से कोई शनाख्त या पूछगिछ नहीं करेगा, क्योंकि इस पर हामिल का लफ्ज़ भी दर्ज होता है, ठीक है, हामिल यानी बैरियर। अच्छा, मैं ये मेन कंसेप्ट आपको बाद में समझाती हूँ, पहले हम पूरा रीड आउट कर लें। यानी चेक पेश करने वाले को रकम अदा कर दी जाए, इसलिए अगर हामिल चेक गुम हो जाए या गलती से किसी के नाम जारी कर दिया जाए तो जो कोई भी उस चेक को बैंक में पेश करेगा, बैंक उसको रकम अदा कर देगा और रकम अदा करने के बाद किसी किस्म की जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। इसलिए हामिल चेक को जारी करने से पहले पूरी तसल्ली और छानबीन कर लेनी चाहिए। पिछले कॉन्सेप्ट में यानी जिसमें हमने चेक का पढ़ा था और ये हामिल चेक में अब आपका डिफरेंस थोड़ा बहुत ना हो ही होगी। ये चेक की टाइप्स हम आगे 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना। चेक तो हमने पढ़ा है ना कि क्या होता है, जिसपे हम साइन करते हैं, डेट लिखते हैं, अकाउंट नंबर होता है, सारा कुछ, ठीक है। अब हामिल चेक ये होता है कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरी यानी कोई भी चेक हो जिसपे यानी कुछ भी कितनी भी रकम लिखी हो, ठीक है, ये नहीं कि 2 करोड़ ही लिखी हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ है तो 1 करोड़ या उससे ज़्यादा रकम जो है वो मेरे अकाउंट में होनी चाहिए, फिर ही मैं किसी को 1 करोड़ जो है वो दे सकूँगी, ठीक है, उसमें चेक में लिख सकूँगी।
अब इसका मकसद ये है कि बैंक ये नहीं पूछेगा कि आपको ये चेक यानी किसने दिया है, या उस पर यानी वो बैंक सिर्फ जिसने पेश किया है चेक, बैंक उसको रकम दे देगा। ये नहीं बैंक पूछेगा कि इस पर यानी क्यों है, किसने किया, कब किया, कोई शनाख्त की इसने कि कौन दे रहा है आपको, बैंक ने ये नहीं देखना। बैंक ने सिर्फ ये देखना है कि जितनी उस पर रकम लिखी हुई है, और उस पर क्योंकि हामिल का वर्ड लिखा होता है, सो इसलिए बैंक जो है वो जितनी रकम लिखी होगी वो बैंक उसको दे देगा। मेन मकसद ये है, ठीक है। कोई शनाख्त या पूछगिछ नहीं करेगा जिसमें बैंक, उसको हम क्या कहेंगे, हामिल। ये आपने याद रखना है, मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है कि हामिल चेक वो है कि बैंक जो आपको चेक यानी बैंक को जाके चेक देगा, बैंक जो है वो देने वाले के बारे में कोई शनाख्त या पूछगिछ नहीं करेगा, बल्कि बैंक जो है उसको कीमत दे देगा। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट हामिल चेक का। नेक्स्ट आ जाता है हुक्मी चेक। ये एक ऐसा चेक है जिस पर लिखी रकम को वही शख्स बैंक से निकलवा सकता है जिसके नाम पर ये चेक जारी किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल वैसे मैं मेरा नाम कुछ भी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी लड़की का नाम है, इकरा, जो भी है, इकरा है फॉर एग्जांपल मेरा नाम, वैसे मेरा है नहीं नाम, इकरा फॉर एग्जांपल मेरा नाम है। मैंने जिस बंदे के नाम पे यानी जिसको मैंने चेक जारी करना है उसका नाम फॉर एग्जांपल कुछ भी है, जैसे सो है, कुछ भी है, मैं उसका नाम लिख दूंगी। उस पर अगर चेक पे मैंने नाम लिख दिया है, जो मैंने नाम लिख दिया है वही बंदा उसको बैंक से जाकर निकलवा सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं निकलवा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कॉलरशिप की बात है, जैसे स्टूडेंट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे भी वैसे स्कॉलरशिप मिली थी, तो जैसे अगर मैं बैंक में जाऊंगी, मेरे नाम पे चेक अगर जारी है तो मुझे ही जाके चेक मिलेगा, और कोई भी बंदा चले जाए उसको चेक नहीं मिलना। जिसके नाम पे जारी है चेक वही उसको मिलेगा, उसको ही मिलना है, उससे ही बैंक ने रकम देनी है, और किसी को नहीं दे सकता। ये क्या है, हमारा हुक्मी चेक। इसमें क्या था, शनाख्त या पूछगिछ नहीं करता हामिल चेक में बैंक, लेकिन हुक्मी चेक में ये है कि जिसका नाम लिखा है वही बंदा जाके अगर उसमें से निकलवाता है बैंक से रकम, उससे ही मिलेगी, ठीक है, जिसके नाम पर ये चेक जारी किया जाता है। इस चेक पर हामिल के लफ्ज़ को काट दिया जाता है। इसमें क्या था, हामिल का वर्ड होता है, लफ्ज़ दर्ज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लफ्ज़ काट दिया जाता है। सो ये आपका डिफरेंस इसमें को याद करना है, ठीक है, लास्ट में। अच्छा, लिहाजा जिस शख्स के नाम पे ये चेक जारी किया जाता है उसे अपनी शनाख्त बैंक के मुलाजिम को करवाना पड़ती है। यानी ये कि बैंक पूरी छानबीन करता है कि ये कौन सा शख्स है जो कि अपने यानी बैंक से निकलवाने आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए, शनाख्त के लिए ज़रूरी है कि बैंक का कोई मुलाजिम या अकाउंट होल्डर चेक खाजा से चेक की पोस्ट पर दस्तखत करवा कर उसकी तस्दीक करे कि चेक की रकम वसूल करने वाला वही शख्स है जिसके नाम पर चेक जारी किया गया। अच्छा, आपको बताऊं, जब यानी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी ना, उस पर क्या था कि उसमें क्या होता था कि जिस पे यानी हमारी पूरी रकम लिखी होती थी ना, कि नाम लिखा होता था, साथ में सारा कुछ लिखा होता था, वहाँ पे रकम लिखी होती थी, वहाँ पे भी साइन करने होते थे, और उस पेज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे भी वो यानी साफ पेज होता था, वहाँ पे भी साइन करवाते थे। उस टाइम पे मुझे भी नहीं थी समझ के ये क्या है, लेकिन अब ये यानी पढ़ के समझ आती है कि हुक्मी चेक क्या होता है। जिस बंदे के नाम पे हो उसके बिल्कुल चेक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वो क्या करते हैं, साइन वहाँ पे भी करवाते हैं, ताकि पता चले कि ये वही शख्स है, और उसके किस्म के चेक की गुम हो जाने या गलती से जारी हो जाने की सूरत में चेक जारी करने वाले को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता, क्योंकि बैंक रकम अदा करने से पहले हर किस्म की तस्दीक करता है। यानी ये सारा ही बैंक पे डिपेंड करता है कि वो अगर कोई नुकसान हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल और कोई चले जाता है मेरी जगह पे, वो बैंक से जो है वो रकम निकलवा लेता है, लेकिन जिसने ये चेक जारी किया होता है ना, उसको कोई नुकसान नहीं होता। ये सारी गलती जो बैंक की होती है कि उसने बिल्कुल अच्छी तरह से तस्दीक करवानी होती है। हुक्मी चेक का ये मकसद होता है, यानी जिस पे पेज पे यानी सारा कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं, नाम और जितनी रकम हो, सारा जितना भी बैंक अकाउंट नंबर जो कुछ भी होता है, वो सारा कुछ जहाँ पे लिखा होता है वहाँ पे भी साइन करने होते हैं, और इस बिल्कुल पेज के ऑपोजिट साइड पे, यानी पेज को अगर हम उल्टा लें तो वहाँ पे भी बिल्कुल साफ पेज जो होता है वहाँ पे भी बिल्कुल जहाँ पे साइन किए होते हैं ना, इस साइड पे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, इस साइड पे भी वहाँ पे वो साइन करवाते हैं, ठीक है। सो ये हुक्मी चेक का ये मकसद है। मैंने इसलिए एग्जाम्पल दी कि आपको रियल लाइफ की, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हुक्मी चेक क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है निशानज़दा चेक। इस किस्म के चेक के एवज यानी इसके बदले में बैंक से बराह रास्त रकम निकलवाई नहीं जा सकती, बल्कि जिस शख्स के नाम ये चेक जारी किया गया हो, चेक पर लिखी गई रकम उस शख्स के अकाउंट में मुंतकिल की जाती है। इसमें क्या था कि साइन करते थे चेक पे, और यानी चेक की डिटेल्स वगैरह पे जब बैंक से निकलवाने जाते हैं तो बैंक क्या करता है, यहाँ पे सारा कुछ हमने फिल किया, उधर से जाके दूसरी साइड पे बैंक से पैसे ले लिए। लेकिन निशानज़दा चेक क्या होता है कि जो है अकाउंट में मुंतकिल हो जाती है उस शख्स के,
चेक जिस शख्स के नाम पे है उसी के अकाउंट में जो वो मुंतकिल कर देते रकम, जिसे बाद में हामिल चेक के ज़रिए निकलवाया जा सकता है। हामिल यानी ये वाला चेक, ठीक है। अच्छा, हामिल चेक को निशानज़दा चेक बनाने के लिए हामिल चेक के बाएं कोने के ऊपर वाले हिस्से के में दो मतवाज़ी लाइनें खींचकर। अच्छा, हामिल चेक जो होता है ना उसको निशानज़दा चेक किस तरह से बनाया जाता है कि चेक के बाएं कोने, कौन सा है, ये वाला, ठीक है। बाएं कोने में ऊपर वाले हिस्से में दो मतवाज़ी यानी इस तरह से मतवाज़ी लाइनें खींचकर उन लाइनों के अंदर जो है वो किसका नाम लिखकर बैरियर का लफ्ज़ लिखकर क्या करते हैं, वो काट देते हैं। अब जो भी रकम इस चेक पर दर्ज होती है वो इस शख्स के अकाउंट में मुंतकिल हो जाती है जिसके नाम पर ये चेक लिखा गया हो। इस तरह का ये निशानज़दा यानी निशान लगाना होता है, मेन मकसद ये है, ठीक है। रकम को अदा करने या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मुंतकिल करने का ये सबसे बेहतर और महफूज तरीका है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सफरी चेक। अच्छा, सफरी चेक क्या होता है? सफरी चेक मुल्क या दूसरे मुल्क में ममालिक में सफ़र करने वाले अफराद की सहूलत के लिए जारी किए जाते हैं ताकि सफ़र के दौरान नकद ज़र की हिफाजत और दीगर गैर मुल्की शराइत तबादला के मिसाइल से बचा जा सके। अच्छा, सफरी चेक बनाने का मेन मकसद ये होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान में हूँ, मैंने यहाँ से ट्रैवल करना है दुबई या किसी भी कंट्री में करना है, तो मैंने इतनी यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने करोड़ रुपया जितने भी पैसे हों फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाने हैं, तो मैंने पूरा बैग उठा के नहीं वहाँ तक लेके जाऊँगी बल्कि सफरी चेक तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। ये इस चेक का मेन मकसद होता है, ठीक है। ये चेक हासिल करने के लिए लोग अपनी रकम बैंकों में जमा करवा कर सफरी चेक उनसे ले लेते हैं बैंक वालों से, और फिर उन चेकों को बैंक की नामजद करदा शाखों में जमा करवा कर चेक पर लिखी गई रकम जो वो हासिल की जा सकती है। इस तरह सफ़र करने वाले अपनी रकम बहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। पाकिस्तान में सफरी चेक मुहाफिज के नाम से हबीब बैंक ऑफ पाकिस्तान और हमरा के नाम से ये यूनाइटेड बैंक ने जारी कर रखे हैं जो हर जगह काबिल कबूल है। अच्छा, ये जो है ना आपका ये दोनों ये आपको याद होने चाहिए। मुहाफिज के नाम से हबीब बैंक ने और हमरा के नाम से यूनाइटेड बैंक ने, ये दोनों याद होने चाहिए। एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो वैसे भी आपने ये लाजमी लिखना है, ठीक है। ये जितने भी चेक के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट बैंक की जारी करदा ऐसी दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए लोग अपनी रकम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। बैंक ड्राफ्ट बनवाने से पहले किसी बैंक में मुंतकिल की जाने वाली रकम जमा करवाता है जिसके बदले में वो बैंक अपनी शाख या किसी दूसरे बैंक के नाम ड्राफ्ट हासिल करने वाले को मतलूबा रकम का ड्राफ्ट या हुक्मनामा जारी कर देता है। ये जो बैंक ड्राफ्ट है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, सारे क्वेश्चंस यानी जितनी भी हेडिंग्स अभी तक हमने पढ़ी हैं ये सारे ही शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ड्राफ्ट जब उस बैंक के पास ले जाया जाता है जिसके नाम पर ये लिखा गया हो, वो बैंक ड्राफ्ट पेश करने वाले शख्स को ड्राफ्ट पर लिखी हुई रकम अदा कर देता है। इस तरह लोग अपनी रकम जो बाहिफाजत ले जाते हैं। यानी बैंक ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का मिज़ान बैंक है, मिज़ान बैंक में उसने जमा करवाई है तो वो हबीब बैंक से भी जाके कहीं और यानी उसकी मिज़ान बैंक की किसी और शाख में से भी जाके यानी रकम अपनी ले सकता है। उसके अलावा जैसे ये यानी ड्राफ्ट का मतलब ये है कि एक बैंक से दूसरे बैंक यानी बैंक चेंज भी हो जाए तो वहाँ से भी जाकर वो बंदा जो है वो रकम ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हुंडी। हुंडी क्या होती है? वर्ड जो आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, हुंडी एक ऐसी दस्तावेज़ है जिस पर उधार पर लिए गए तजारती माल की नौइयत, कीमत, सौदे की तारीख, वापसी, रकम, अदायगी। अच्छा, हुंडी यानी एक पेज फॉर एग्जांपल आप समझ लें। हुंडी पे क्या होता है, जो चीज़ हमने ली है वो है क्या, कितनी कीमत है उसकी, कब हमने सौदा किया, किससे ली, किससे वापस करनी है, यानी सारा कुछ जितना कुछ भी है ना कि हमने कितने रकम में ली, कितनी हमने ऊपर सूद अदा करना है, ये सारा कुछ जो है ना हुंडी पे लिखा होता है। ये एक ऐसी दस्तावेज़ है, ठीक है। इस तरह हुंडी कर्ज़ख्वाह और कर्जदार के दरमियान उधार लेन देन का एक लचकदार जरिया है जिसकी बुनियाद पर आजकल ज़्यादातर कारोबार होते हैं। अच्छा, याद रहे कर्जख्वाह दार लिए गए तजारती माल की मालियत के बराबर रकम कर्जदार से हुंडी की मुकर्रर करदा मुद्दत ख़त्म होने से पहले तलब नहीं कर सकता। यानी जितना उस पर टाइम लिख दिया गया है कि कब वापस करनी है उससे पहले वो दूसरा शख्स होगा वो वापस नहीं ले सकता, तलब नहीं कर सकता। हाँ, अगर कर्ज ख्वाह को मुतज़क्करा रकम मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही दरकार हो तो वो हुंडी की तजारती बैंक से वापस बैंक के पास फ़रोख्त करके मतलूबा रकम हासिल कर सकता है। बैंक हुंडी के इवज़ ये आपको समझ नहीं आ रही होगी, रीड करके फिर मैं आपको बताती हूँ। बैंक हुंडी के इवज़ कर्जा देने के अमल को हुंडी पर बट्टा लगाना कहते हैं। बैंक को हुंडी के इवज़ कर्जा देने का फ़ायदा। अच्छा, ये भी मैं आपको आगे फ़ायदा जाके बताती हूँ।
अच्छा, ऊपर हमारा मेन मकसद ये था, ये मैंने आपको लाइन समझा दी। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने किसी को कोई चीज़ दी है, उसने मुझे सारा कुछ लिख के दे दिया कि कितना मैंने आपको सूद अदा करना है, सारा कुछ, जितना यानी कितना माल था, कितनी तारीख थी, वो सारा कुछ दे दिया। अब मुझे वो रकम, यानी मैंने उसको चीज़ें दे दी, माल अपना दे दिया, जो भी मैंने बनाया था वो दे दिया। अब उसने मुझे रकम अदा करनी है, लेकिन मकसद ये है कि मुझे फॉर एग्जांपल अब पहले रकम चाहिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि वो जितनी उसने तारीख लिखी हुई ना, उससे पहले वो मुझे मेरी रकम वापस कर दे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो दस्तावेज़ होगी ना, ये मैं बैंक को जमा करवा दूँगी। बैंक को क्या करूँगी, बैंक मुझे जितनी रकम का माल हो, जितनी जो है वो जितनी रकम का माल होगा ना, उतनी रकम बैंक जो है मुझे दे देगा। लेकिन जो उस पे सूद होगा ना, जो तारीख के बाद मुझे देना होगा उसने, लेने वाले ने, वो क्या करेगा, वो जितना सूद होगा वो बैंक को जाएगा, मुझे नहीं आएगा। बल्कि जितनी असल रकम होगी वो मुझे बैंक दे देगा, लेकिन जितनी डेट के बाद बैंक को वो मिलेगी ना, उसमें क्या होगा, सूद भी होगा। सूद का मतलब है यानी उस पर ज़्यादा रकम बैंक को मिलेगी। ये फ़ायदा होता है बैंक को, यानी इसको, ये जो मैंने बैंक को दिया, बैंक ने क्या, इसका मतलब क्या होता है, हुंडी पर बट्टा लगाना। यानी बैंक को ये फ़ायदा हुआ कि उसके पास जो है सूद वाली रकम भी आई, और उसके पास जो असल रकम जो मुझे उसने दी थी बैंक ने, मैं आपको एक और तरीके से समझा देती हूँ, क्या पता आपको ग्राफिकल अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वैसे कुछ भी है, यानी ठीक है, दो शख्स हैं, इसके पास यानी माल है, ये फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। इसका क्या है कि इसने जो वो कोई चीज़ें बनाई और इसको बेच दी। इसके पास क्या था कि पैसे नहीं थे, फॉर एग्जांपल ये पुअर था, ठीक है, ये गरीब है, ये अमीर है, ठीक है, रिच लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसने चीज़ें इसको बेची, इसने क्या कहा कि मैं आपको इतनी तारीख के बाद ना आपको रकम दे दूँगा। अब रिच ने क्या किया, इसको एक चीज़ें सारी दे दी, और इसने क्या किया, एक पेज पे सारा कुछ लिख के दे दिया कि मैं आपको कितना सूद दूंगा, कितनी तारीख को, सारा हमारा यानी सौदा वगैरह हुआ। अच्छा, इसके पास, रिच के पास ना वो अब दस्तावेज पड़ी हुई है, यानी इसको क्या कह रहे हैं हम, हुंडी कह रहे हैं, ठीक है। अब रिच के पास यानी अब एक चीज़ पड़ी हुई है कि इसके बदले में, यानी इसको जो मैंने चीज़ें दी हैं, अब इस आदमी को क्या है कि पहले रकम चाहिए, जितनी तारीख लिखी हुई है ना, उससे पहले उसने कहा है कि मुझे रकम दे दो। अब ये क्या बंदा करेगा, इसके पास हुंडी पड़ी होगी, ये बैंक में जमा करवा देगा। बैंक क्या, बैंक जितनी रकम का यानी इसने माल दिया हुआ है वो इसे दे देगा, और हुंडी जो है किसके पास चली गई, अब बैंक के पास। अब बैंक को जब ये पुअर आदमी जब बैंक को जो वो जमा करवाएगा, उस पर यानी जो इजाफी रकम लिखी होगी ना, वो बैंक के पास जाएगी। इस तरह बैंक को क्या है कि बैंक जो उसने दी है उस पर क्या यानी हुंडी पर बट्टा लग गया, ठीक है। यानी ज़्यादा पैसे किससे मिले हैं, इसको तो उसके उतने असली पैसे ही मिले हैं जितने का उसने माल दिया, लेकिन इजाफा यानी जो इजाफी रकम थी वो हमें किसने, यानी बैंक के पास आई है। तो हुंडी की पर बट्टा किसे लगा, यानी हुंडी पर जब बट्टा लग गया, इजाफी रकम जो मिली है वो किसको मिली है, बैंक को मिली है। सो ये मेन मकसद है इसका बताने का। अगर फिर भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा इस पर यानी अगला लेक्चर जब बनाऊंगी उसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है, ये वर्डिंग। बैंक को हुंडी के इवज़ कर्जा देने का फ़ायदा ये होता है कि वो मुकर्ररा वक्त पर कर्जदार से कुल रकम के हिसाब से सूद वसूल कर लेता है। यानी अगर कर्ज लौटाने की मुद्दत 3 माह हो तो बैंक कर्जदार से मतलूबा रकम पर राइज शरह सूद से रकम वसूल करता है, यानी इजाफी रकम भी वसूल करता है। इस तरह बैंक को असल रकम के अलावा सूद भी मिल जाता है। सो ये मेन मकसद है आपका हुंडी का। हुंडी के वर्ड आगे भी यूज़ होंगे, तो आपका ये कंसेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाए तो बेटर है, ठीक है। हुंडी क्या है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो इजाफी रकम होती है वो भी, और हुंडी पर बट्टा लगना, यानी इसने इसे दे दी, यानी रिच आदमी ने बैंक को दे दिया, ये क्या हुआ, हुंडी पे बट्टा लग गया, यानी पुअर आदमी ने अब जो सूद है यानी इजाफी रकम होगी वो असली कीमत के साथ बैंक को जमा करवानी होगी। अच्छा, हुंडी की भी इकसाम है आगे, दुरुशनी हुंडी, और आगे एक और आएगी वो भी देखते हैं। ये जो आपकी हुंडी की इकसाम है ना, ये दोनों डिफरेंस में आ जाती हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, दुरुशनी हुंडी और मुद्दती हुंडी। वैसे लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।